हेलो नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल CS स्टडी BC। मैं आपकी तैयारी करा रहा हूँ भाई बीकॉम फाइनल ईयर रेगुलर या स्टूडेंट हो, यानी कि बीकॉम फाइनल ईयर की मैं तैयारी करा रहा हूँ और सब्जेक्ट है आपका अंकेशन। ठीक है भाई, ऑडिटिंग। तो उसमें चाहे रेगुलर स्टूडेंट हो चाहे प्राइवेट स्टूडेंट हो, दोनों के लिए बराबर है, यानी कि सेम है। ठीक है भाई, अगर आपने भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो वीडियो मैं डालूंगा ये आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, जो मैंने नोट्स बना रखे हैं उन नोट्स से ये बाहर बिल्कुल भी आपके क्वेश्चंस नहीं जागे। ठीक है, मैंने आकेशन की एक पहली वीडियो बना करके अपलोड कर दी है, चाहो तो आप वहाँ प्लेलिस्ट में जा करके आप उसको देख सकते हैं। अभी दूसरी वीडियो है, तो आगे की पार्ट की मैं जानकारी लेकर चलता हूँ, क्योंकि मैंने बाकी दो वीडियो बना दी है। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए। अब स्टार्ट करते हैं कि अंकेशक नियुक्त किया जा सकता है, परंतु इस पर केंद्र सरकार का कोई नियंत्रण नहीं था। आपको मैं बता दूं, जब ये अंकेशन नियम बना था सन 1935 में। ठीक है भाई, सन 1935 में जब ये नियम बना था कि अंकेशक की नियुक्ति कौन कर सकता है, तो उस टाइम पे केंद्र सरकार की कोई भी नियंत्रण नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिश सरकार था। ब्रिटिश सरकार थी, यानी कि अंग्रेजों का शासक था। तो अंकेशक की जो नियुक्ति का प्रावधान था वो किसके पास था? अंग्रेजों के पास था, यानी कि ब्रिटेन के पास था। क्योंकि जब ये नियम बना था 1956 के बाद, जब भी केंद्र सरकार की, मतलब हमारे जब प्रधानमंत्री बने थे, केंद्र सरकार बनी थी, जब भी उससे भारत सरकार से ही अनुमति लेनी पड़ती है। अब जब फिलहाल की स्थिति में, उस टाइम पे भारत सरकार की अनुमति लेनी नहीं पड़ती थी, क्योंकि ब्रिटिश शासक था उस टाइम पे। तो जो भी नियुक्ति हुआ करती थी अंकेशक की, वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा ही हुआ करती थी। ठीक है भाई, आई होप समझ गए होगे आप। अब आगे का पॉइंट है, अंकेशक की नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता रखता है, यानी कि अंकेशक अपनी योग्यता के लिए क्या रख सकता है। तो क्या कह रहा है भाई, ऐसा माना गया ऐसा व्यक्ति भारत के किसी भी राज्य में अंकेशक के रूप में कार्य कर सकता था। ठीक है, उस टाइम पे क्या माना जा रहा था कि अगर उसके पास अंकेशक की नियुक्ति की योग्यता है तो भारत में कहीं भी कार्य कर सकता है, किसी भी राज्य में कार्य कर सकता है। केंद्र सरकार ने 1 मई 1948 को एक प्रस्ताव करके लेखा विशेषज्ञ समिति, ठीक है भाई, की स्थापना की थी, जिसने अपनी रिपोर्ट 4 जुलाई 1948 को प्रस्तुत की तथा सिफारिश की देश में कानून के द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटेंसी, ठीक है भाई, इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटेंसी की स्थापना की जाए। सरकार ने इस समिति को सिफारिश को स्वीकार करके सन 1949 में चार्टेड अकाउंटेंट एक्ट पास किया। तो आपका जो चार्टेड अकाउंटेंट एक्ट है वो सन 1949 में पास हुआ था। ठीक है, पर इसकी जो सिफारिश की थी, इसकी जो स्थापना की थी 1948 में कर दी थी, पर ये सन 1949 में ये एक्ट बन करके तैयार हो गया था। और 1 जुलाई कब से लागू हुआ था भाई? 1 जुलाई 1949 से, ठीक है भाई, ये लागू हो गया था। इस एक्ट को द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई, तो यहाँ भी ये पूछ लेता है कि एग्जामिनर कि भाई चार्टेड अकाउंटेंट इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 जुलाई 1949 को हुई थी। ठीक है, तो इसका पूरा नाम क्या है? द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट। और इसकी जो स्थापना है, यानी कि किस कहाँ से है? दिल्ली में है, यानी कि इसका जो मुख्यालय है वो दिल्ली के अंदर है। चार्टेड अकाउंटेंट का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। ठीक है भाई, इस अधिनियम का प्रबंध चलाने के लिए अलग से एक परिषद बनाई गई। ठीक है भाई, क्या बोल रहा भाई? जो चार्टेड अकाउंटेंट है इसको चलाने के लिए एक परिषद बनाई गई थी भाई। इस परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी रखी गई थी भाई? 24 सदस्य होते हैं इसमें। कितने सदस्य होते हैं भाई? चार्टेड अकाउंटेंट की जो परिषद है, यानी कि जो प्रबंध समिति है, उसमें 24 सदस्य रखे गए हैं। कितने रखे गए? 24 सदस्य।
जिन्हें फेलो सदस्य के नाम से भी चुना जाता है। ठीक है भाई, किसके नाम से? क्वेश्चन ये भी वो पूछ सकता है एग्जामिनर कि चार्टेड अकाउंटेंट में 24 सदस्य को किस नाम से जाना जाता है, तो वो फेलो सदस्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा 6 सदस्य, इसके अलावा किसके अलावा? इन 24 के अलावा केंद्र सरकार 6 सदस्यों को परिषद के लिए नामजद करती है। ठीक है, नॉमिनेट किए जाते हैं। ये इंस्टीट्यूट अपने यहाँ सदस्यों का रजिस्टर भी रखती है। ठीक है, तो कौन सा इंस्टीट्यूट ऐसा है जो अपने सदस्यों का रजिस्टर रखती है? यानी कि वो है चार्टेड अकाउंटेंट। यानी कि क्या है भाई इसमें, आप सॉरी, यानी कि आपका दी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ठीक है भाई, यो अपने यहाँ से एक रजिस्टर भी रखती है सदस्यों के, यानी कि इन 24 सदस्यों की भी जो इन 24 सदस्यों की भी वो मतलब रजिस्टर रखती है, और जो 6 सदस्य हैं उनका भी नाम जद होता है, यानी कि नॉमिनेट होते हैं। ठीक है भाई, तो ये इंस्टीट्यूट अपने यहाँ सदस्यों का रजिस्टर भी रखती है। ठीक है भाई। नेक्स्ट, चार्टेड अकाउंटेंट के सदस्य 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? एक तो एसोसिएट सदस्य होते हैं, एक फेलोशिप सदस्य है। एसोसिएट सदस्य के बारे में पढ़ लो और फेलोशिप के सदस्य के बारे में पढ़ लो। तो एसोसिएट सदस्य जो होते हैं वे एसोसिएट सदस्य, ठीक है, अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं, इसकी जानकारी लेते हैं। एसोसिएट सदस्य का नाम रजिस्टर में लिखा होता है। ये सदस्य अपने नाम के आगे क्या लिखते हैं? ACA। ठीक है भाई, एसोसिएट ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट लिख सकते हैं। जो एसोसिएट सदस्य है ये अपने नाम के सामने क्या लिखते हैं? ACA, यानी कि एसोसिएट ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट। बिल्कुल मैन पॉइंट ठा रखे हैं जो एग्जामिनर पूछता है, आपके लिए बेनिफिट भी रहेगा। आपको ज़्यादा बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ये थ्योरी पढ़ ली तो मैं बताता हूँ कि 100 के 100 क्वेश्चन आप एकदम करेक्टली आंसर टिक कर आओगे। क्योंकि जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ने के तो आपको क्वेश्चन भी याद नहीं होने के। ठीक, जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वे भी याद नहीं होने के, क्योंकि थ्योरी पढ़ना ज़रूरी है। जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ोगे किसी भी सब्जेक्ट के लिए, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, XYZ कोई सा भी हो, ठीक है, यानी कि चाहे आप मैनेजमेंट की तैयारी कर रहे हो, चाहे कॉरपोरेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे ई-कॉमर्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे इकोनॉमिक्स लॉ की तैयारी कर रहे हो, मार्केटिंग की तैयारी कर रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हो, ऑब्जेक्टिव से पहले अगर आपने थ्योरी पढ़ ली हर सब्जेक्ट की तो उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार करने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगने का। ठीक है, तो इसलिए मैंने सबसे पहले आपके लिए जो मेन टॉपिक है, मेन पॉइंट है, उनको लिए गए हैं, फिर उसके बाद में मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं। तो आपके मतलब थ्योरी के साथ साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की भी आपकी तैयारी होती चली जाए। तो मेरा तो यही उद्देश्य है कि आप अपनी परीक्षा में 100 के 100% नंबर लाए, आप अच्छा करें, मेरी यही शुभकामनाएं हैं। अगर भाई आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। ऐसे नहीं कि भाई आप वीडियो देख करके और वॉच कर करके आप चले जाए, इसकी मत करना, क्योंकि ये आपके बेनिफिट के लिए है। ठीक है, तो भाई मेरी यही विनती है कि भाई मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। ठीक है भाई, तो मैं बात कर रहा था एसोसिएट सदस्य क्या होते हैं, यानी कि आपका जो सब्जेक्ट चल रहा है वो आके संग चल रहा है, यानी कि ऑडिटिंग सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत अच्छे क्वेश्चन इसमें पुटअप होते हैं। एसोसिएट सदस्य वे सदस्य होते हैं जो अपने नाम के सामने ACA यानी कि एसोसिएट ऑफ द इंस्टीट्यूट चार्टेड अकाउंटेंट लिख सकते हैं। अब बात करते हैं फेलोज सदस्य यानी कि फेलोशिप सदस्य। जो फेलोशिप सदस्य होते हैं, फेलोशिप सदस्य कुछ निर्धारित शर्तों को पूरा करने के बाद, जिनमें कम से कम 5 वर्ष भारत में प्रैक्टिस करना, एक निर्धारित फीस देना इत्यादि शामिल है, इसके बाद इंस्टीट्यूट के फेलो सदस्य बन जाते हैं। ठीक है भाई, और अपने नाम के आगे FCA क्या लिखते हैं भाई? FCA यानी कि फेलो
ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट लिख सकते हैं। ठीक है भाई। तो इनको एक तो क्या है भाई, फेलो सदस्य के लिए ना 5 साल का कम से कम प्रैक्टिस करनी अनिवार्य है फेलो सदस्य में। ठीक है, जब ये इसमें ये शामिल हो सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि एसोसिएट सदस्य क्या होते हैं और फेलोशिप सदस्य क्या होते हैं। अब आगे पढ़ते हैं भाई। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा, कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 233 बी के अनुसार इस संस्था के सदस्य को जो CWA प्रमाण पत्रधारी होते हैं, ठीक है भाई, क्या होते हैं भाई, प्रमाण पत्रधारी होते हैं, लागत लेखा का कार्य करने के लिए अधिकृत होते हैं। क्या होते हैं भाई, यानी कि जो कॉस्ट अकाउंटेंट होते हैं। ठीक, CWA का मतलब होता है जो कॉस्ट अकाउंटेंट होते हैं, वो किसके अंतर्गत आते हैं, कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 233 बी के अनुसार। ठीक है भाई। कंपनी अधिनियम में कुछ निश्चित कंपनी में लागत संबंधी लेखों के रख रखाव, ठीक है भाई, तथा उनके लागत लेखों के अंकेशन हेतु वैधानिक व्यवस्था की गई है। तो जो लागत लेखे होते हैं, यानी कि जो कॉस्ट अकाउंटेंट होते हैं, उन लागत को रख रखाव के लिए क्या बनाए जाते हैं भाई, कॉस्ट अकाउंटेंट बनाए जाते हैं। ठीक है भाई। तो ये आपके लिए थोड़ा सा बेनिफिट था। अब आपके लिए आए हैं आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है भाई, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो भी आपको इसमें भाई दिक्कत है या कोई भी परेशानी है तो आप यहाँ मुझे कमेंट कर करके पूछ सकते हैं। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित प्रलेखों में कौन से प्रलेख नगद बिक्री प्रमाण के लिए प्रासंगिक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, दैनिक नगद बिक्री संक्षेप। ऑप्शन बी, ग्राहकों को भेजा गया मासिक विवरण। ऑप्शन सी, विक्रयकर्ता द्वारा दिया गया विवरण। और ऑप्शन डी, बैंक विवरण। ठीक है भाई। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। देखो, अगर आप थ्योरी पढ़ोगे तो जब ही आप इसके आंसर दे सकते हो। तो इसका जो है बी आंसर इसका राइट हो जाएगा, ग्राहकों को भेजा गया मासिक विवरण। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 2, प्रमाण का संबंध है। तो प्रमाण का संबंध किससे है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए, लेन देनों की अधिकारिता एवं प्रमाणिकता से। ऑप्शन बी, प्रलेखीय साक्ष्यों की वैधता से। ऑप्शन सी, पुस्तकों में अभिलेखित प्रविष्टियों एवं खतौनियों की शुद्धता से। और ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी से। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। ठीक है भाई, कौन सा हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन सी एक लिपिकीय त्रुटि नहीं है। ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है भाई। ठीक है, आपको मैं बता दूं, ये क्वेश्चन आपका हर साल पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपिकीय त्रुटि नहीं है। ऑप्शन ए, चूक की त्रुटि। ऑप्शन बी, करण की त्रुटि। ऑप्शन सी, सिद्धांत की त्रुटि। और ऑप्शन डी, क्षतिपूरक त्रुटि। ठीक है भाई। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ एरर। ठीक है, कौन सा हो जाएगा भाई, प्रिंसिपल ऑफ एरर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, सिद्धांत की त्रुटि। इंग्लिश में बोलेंगे इसको प्रिंसिपल ऑफ एरर। ठीक है भाई, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 4, लैटिन शब्द अडियार का अर्थ है। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं, सुधारने के लिए। ऑप्शन बी, हिम्मत करने के लिए। ऑप्शन सी, सुनने के लिए। और ऑप्शन डी, यहाँ तक। ठीक है भाई, अगर
मैंने पहली वीडियो बनाई थी और उस पहली वीडियो में जो मैंने पहले ही नोट्स बना रखा उसमें मैंने आपको मेंशन करके बताया है कि जो लैटिन शब्द है एडीआर का जो अर्थ होता है वो होता है आपका सुनने के लिए। किसके लिए होता है भाई? सुनने के लिए होता है। किसके लिए होता है भाई? सुनने के लिए, यानी कि इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, आई होप आप समझ गए होगे। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें भाई। ठीक है, लाइक करें, कमेंट करें। कोई भी परेशानी नहीं है तो कमेंट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, अंकेशन का उद्देश्य क्या नहीं है इसमें, यानी कि अंकेशन का उद्देश्य नहीं पूछा। नंबर ऑप्शन ए, मूल प्रविष्टियों का अभिलेखन करना। ऑप्शन बी, वित्तीय विवरणों का सत्यापन करना। ऑप्शन सी, त्रुटियों का पता लगाना। और ऑप्शन डी, धोखाधड़ी का पता लगाना। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 5 का इसमें आंसर हो जाएगा आपका ए। क्या हो जाएगा भाई? ए हो जाएगा। मूल प्रविष्टियों का अभिलेखन करना। अंकेशन का जो उद्देश्य नहीं है वह है मूल प्रविष्टियों का अभिलेखन करना। बाकी वित्तीय विवरणों का सत्यापन करना ये अंकेशन का उद्देश्य है। ठीक है भाई, त्रुटियों का पता लगाना ये भी अंकेशन का उद्देश्य है। धोखाधड़ी का पता लगाना ये भी अंकेशन का उद्देश्य है। पर मूल प्रविष्टियों का अभिलेखन करना ये अंकेशन का उद्देश्य नहीं है, तो इसलिए इसमें ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 6, किसी कंपनी में आंतरिक अंकेशक की नियुक्ति की जाती है। ठीक है भाई, जब किसी कंपनी में आंतरिक यानी कि इंटरनल अंकेशन यानी कि ऑडिटिंग की नियुक्ति की जाती है तो उसको क्या कहते हैं? किसके द्वारा होती है भाई? ऑप्शन ए, संचालक मंडल द्वारा। ऑप्शन बी, अंशधारियों द्वारा। ऑप्शन सी, सरकार द्वारा। और ऑप्शन डी, लेनदारों द्वारा। आपको मैं यहाँ बताता चलूँ कि जो आपकी अंकेशन यानी कि इंटरनल अंकेशन की नियुक्ति होती है कंपनी के द्वारा वो होती है आपकी संचालक मंडल के द्वारा। किसके द्वारा होती है? संचालक मंडल के द्वारा होती है। ठीक है, क्योंकि संचालक मंडल ही आंतरिक अंकेशन की नियुक्ति करता है। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर साल रिपीट होता है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 7, अंकेशक द्वारा किए जाने वाले कार्य की योजना कहलाती है। ठीक है भाई, क्या कह रहा है इसमें? अंकेशक के द्वारा किए जाने वाले कार्य की योजना कहलाती है। ऑप्शन ए, अंकेशन प्रणाली। ऑप्शन बी, अंकेशन सर्वेक्षण। ऑप्शन सी, अंकेशन कार्यक्रम। और ऑप्शन डी, अंकेशन दिशा निर्देश। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, अंकेशन कार्यक्रम। क्या हो जाएगा भाई? अंकेशन कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 8, अंकेशक रिपोर्ट देता है, यानी कि किसकी रिपोर्ट देता है अंकेशक? ठीक है भाई, तो ऑप्शन ए, खातों की सत्यता पर रिपोर्ट देता है। ऑप्शन बी, खातों की निष्पक्षता पर रिपोर्ट देता है। ऑप्शन सी, खातों की वैधता पर रिपोर्ट देता है। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। जो अंकेशक है यानी कि जो ऑडिटर है वो सभी पर रिपोर्ट देता है। किस पर देता है? सभी पर रिपोर्ट देता है, तो इसमें ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये कुछ थ्योरी थी और कुछ आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। धीरे धीरे ऐसे ही आपके आगे चलते रहेंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी तैयारी चलती रहेगी और थ्योरी की भी तैयारी चलती रहेगी। ठीक है भाई, तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आप इनकी तैयारी करते हो तो क्योंकि मैं धीरे धीरे अब मैं वीडियो बनाता रहूँगा और आपके लिए प्रोवाइड कराता रहूँगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है CS स्टडी BC। ठीक है भाई, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, आपका इसमें ही प्रॉफिट होगा। जो प्राइवेट स्टूडेंट है वे भी जुड़ने की पूरी कोशिश करें, रेगुलर स्टूडेंट भी, क्योंकि सभी कॉलेजों में क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है भाई, थैंक यू, नमस्कार।